जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड राजनीति विज्ञान के जो चैप्टर 3 है जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह जो वीडियो है इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप उसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग भारत के जो प्रमुख आंदोलन है, जो भी भारत में प्रमुख आंदोलन हुए हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे तो भारत में कई सारे आंदोलन हुए हैं, लेकिन राजनीति में और हमारे जो किताब में जितना भी आंदोलन दिया हुआ है उन्हीं आंदोलनों के बारे में चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से आंदोलन हैं। पहला आंदोलन है बिहार का छात्र आंदोलन, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग चिपको आंदोलन के बारे में, दलित पैंथर्स, भारतीय किसान यूनियन, तारी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और सूचना के अधिकार का आंदोलन, ये ही सब प्रमुख आंदोलन हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इस सभी के चर्चा जो है वो राजनीति के दृष्टिकोण से करेंगे, एक एक करके इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चिपको आंदोलन के बारे में कि चिपको आंदोलन है क्या। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के 2-3 गांव से हुआ था। जो चिपको आंदोलन है वो कोई बड़ा आंदोलन पहले था नहीं, छोटा सा आंदोलन है। उत्तराखंड के 2-3 छोटे से गांव है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत किस कारण से हुआ? गांव वालों ने वन विभाग से खेती बाड़ी के लिए औजार बनाने के लिए अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति मांगी थी। यहाँ पे गांव के लोग खेती करते थे, तो खेती में कई सारे औजार की आवश्यकता होती है, जिसमें लकड़ी के भी आवश्यकता पड़ती है। लकड़ी से मिलाकर के ही जोड़ के उसको बनाया जाता है, जैसे कि कुदाल हो गया, हंसुआ हो गया। तो इन जैसे ये सब जो औजार हैं उसको बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। तो गाँव वालों ने वन विभाग से अनुमति मांगी थी कि उन्हें अंगूर का पेड़ काटने दिया जाए, ताकि उसके पेड़ से वो औजार बनाएं, ताकि वो खेती कर पाएँ। लेकिन वन विभाग क्या करता है? वन विभाग ने पेड़ काटने की अनुमति गांव वालों को न देकर खेल सामग्री के निर्माताओं को दे देता है। वन विभाग से किसान मांग कर रहे थे कि लकड़ी काटने दीजिए, औजार बनाना है, खेती करना है, लेकिन वन विभाग ने इन गांव वालों की बात नहीं मानी और लकड़ी काटने की जो अनुमति है वो गांव वालों के न दे करके जो खेल सामग्री बनाने वाले लोग थे उनको दे दिया जाता है। यानी कि एक तरह से कहिए कि किसी खेल सामग्री बनाने वाले फैक्ट्री को ये अनुमति दे देते हैं कि आप यहाँ से लकड़ी काट सकते हैं। इससे क्या होता है कि गांव वालों ने दुखी होकर सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। जैसे ही वहाँ पे खेल सामग्री निर्माता को मिला बनाने के लिए, खेल औजार बनाने के लिए, खेल सामग्री बनाने के लिए जैसे उनको अनुमति मिला पेड़ काटने का, वैसे ही गांव वाले दुखी हुए इस बात से, क्योंकि पहले तो मांग वे कर रहे थे और उनके गाँव में ही था, उनका संसाधन था और उन्हीं को वो अनुमति नहीं मिला। उन लकड़ियों की उन्हें सख्त आवश्यकता थी, तो जब उन्हें ये नहीं मिला और उसके जगह किसी और व्यक्ति को दे दिया गया, तो इससे गांव वाले बहुत ही दुखी हुए और दुखी होकर के वो सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया और यहाँ से चिपको आंदोलन की शुरुआत हो गई। विरोध शीघ्र ही उत्तराखंड के सभी क्षेत्र में यहाँ पे फैल जाता है, वो बाकी के क्षेत्र में भी धीरे धीरे ये फैल जाता है और आंदोलन देखते ही देखते बड़ा हो जाता है। गाँव वाले मांग करने लगे थे कि जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका ही नियंत्रण हो, न कि किसी बाहरी व्यक्ति का। यहाँ पे जब आंदोलन हुआ तो आंदोलन की कुछ मांगे होती है। तो गांव वालों की मांग थी कि जो भी जल है, जंगल है, जमीन है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो यहाँ क्या है, तो यहाँ के लोगों का अधिकार होना चाहिए, उस पर किसी बाहरी वाले का अधिकार नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसलिए जो भी यहाँ पे संसाधन पाए जाते हैं उन सभी पे हम लोगों का अधिकार होना चाहिए, न कि किसी बाहरी व्यक्ति का, और यही इनकी मांग थी। साथ ही यहाँ पे आंदोलन में जो स्थानीय भूमिहीन वन कर्मचारी थे उनके आर्थिक मुद्दा को भी उठाकर उनके लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की भी मांग की जाने लगी कि इनको भी कम से कम न्यूनतम एक मजदूरी तय किया जाए और गारंटी दी जाए कि इतना मिलेगी। तो ये भी एक मुद्दा यहाँ पे बना दिया गया था। महिलाओं ने शराबखोरी के लत के विरुद्ध आवाज उठाकर चिपको आंदोलन का दायरा और विस्तृत कर दिया था। घटना ये हुआ था कि जब खेल सामग्री निर्माता को मिला पेड़ काटने का यहाँ पे अनुमति, तो वे लोग खुद तो पेड़ काटेंगे नहीं, तो पेड़ काटने के लिए ये लोग गांव के ही लोगों को मजदूर के तौर पे रखते थे और उनसे काम करवाने के लिए कम वेतन देना पड़े, कम सस्ते में काम हो जाए, इसके लिए क्या किया जाता था कि गांव के जो भी लोग थे उनको शराब पिलाई जाती थी और शराब पिला करके शराब के नशे में उनसे काम कम मजदूरी पे करवाया जाता था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि उनके गांव के जो भी पुरुष थे वो काम करने योग्य नहीं रहते थे। शराब पीने के कारण रोज घर में पारिवारिक झगड़े होते थे। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं हो रही थी जिससे महिलाएं जूझ रही थी। एक तरह से महिलाओं पे भी
इनडायरेक्टली देखा जाए अप्रत्यक्ष रूप से उन पे शोषण हो रहा था, क्योंकि जो पुरुष हैं वो काम करने योग्य रहे नहीं। वो तो मतलब थोड़ा सा शराब पीने के लिए मिल जाए उसमें भी वो काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो ऐसी स्थिति में महिलाएं जो है वो भी इस ये जो व्यवस्था है, जो अनुमति मिली खेल सामग्री को बनाने के लिए, उनके निर्माता को पेड़ काटने के लिए, इससे वो लोग भी कहीं ना कहीं नाखुश थी। और जिस तरह से उनके घर के पुरुषों को शराब की लत लगी थी, उसके विरोध में महिलाएं भी अब इस चिपको आंदोलन में शामिल होने लगी थी, और वो भी यहाँ पे आंदोलन में सहभागिता उनकी भी रही। और इस वजह से यहाँ पे जो आंदोलन का दायरा है वो और बड़ा हो गया था, क्योंकि इसमें महिलाएं भी साथ आ गई थी। अंततः सरकार ने 15 वर्षों के लिए हिमालयी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर यहाँ पे रोक लगा दी और यह आंदोलन सफल हुआ। तो जैसे यहाँ पे आंदोलन बहुत बड़ा हो गया तो सरकार को अंततः यहाँ पे फैसला देना पड़ा, और फैसला ये आया कि 15 साल तक जो भी हिमालयी क्षेत्र है, उत्तराखंड या बाकी के अगल बगल के जो भी जगह हैं, वहाँ पे किसी भी तरह से यहाँ पे पेड़ की कटाई नहीं की जाएगी। पेड़ की कटाई पर रोक लगा दी गई और ये आंदोलन एक तरह से सफल हुआ। सरकार के दृष्टिकोण को अपनी ओर खींचा, उनके नज़र को अपनी ओर लाया, और यहाँ पे अपने मांग को सरकार के सामने रख करके और सरकार को अपनी बात मनाने पर मजबूर करता है। सरकार को इनकी बात माननी पड़ती है और आंदोलन सफल होता है। यह आंदोलन 1970 के दशक और उसके बाद के कुछ वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न विभिन्न जन आंदोलनों का प्रतीक भी बन गया है। बाद में 1970 के बाद जो भी आंदोलन हुए हैं भारत में, उसमें एक तरह से ये प्रेरणा का स्रोत रहा। लोग इस आंदोलन से सीखे और अपनी मांग सरकार के सामने रखने लगे और आंदोलन भी किए। तो यहाँ पे आंदोलन का प्रतीक बन गया था चिपको आंदोलन। तो ये घटना थी चिपको आंदोलन की। अब हम लोग पढ़ेंगे दलित पैंथर्स के बारे में। दलित पैंथर्स क्या था, हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले भीमराव अम्बेडकर के बारे में। भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों को समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का अथक प्रयास किया था। हम सभी को पता है कि हमारा समाज जो है वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। हम लोग 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटे हुए थे, और इसमें शूद्रों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। भीमराव अम्बेडकर के बारे में अगर पढ़े, उनकी जीवनी पढ़े, उनके बारे में जानकारी लें, तो भीमराव अम्बेडकर अपने अंतिम सांस तक दलितों के लिए लड़ते रहे, उनके अधिकारों के लिए लड़ते रहे, उन्हें भी समाज में समानता मिले, उन्हें वो भी एक गरिमापूर्ण जीवन जिए। इसके लिए ही वो अपने पूरे जीवन प्रयास करते रहे, अंतिम सांस तक इसी के लिए लड़ते रहे। तो कई सारे वो प्रयास किए थे, लेकिन यहाँ पे प्रयास तो ये किए, संविधान भी बनाए। संविधान में छुआछूत, दलित के लिए आरक्षण, इन सब चीज़ों को भी बनाया गया कि छुआछूत एक तरह से गैर संवैधानिक होगा, ये दंडनीय अपराध होगा, ये सब नियम बनाया गया। तो संविधान में छुआछूत की प्रथा की समाप्ति तो कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी समाज में छुआछूत समाप्त नहीं हुआ था। आज भी हम लोग को गांव के स्तर पर देखें तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। आज भी छुआछूत जैसे जो ये प्रचलन है, कुप्रचलन है, वो आज भी जीवित है, आज भी इसका अंश देखने को मिलता है। तो संविधान में तो इसके खिलाफ यहाँ पे कानून बन गया है, इसकी समाप्ति कर दी गई है, लेकिन समाज में अभी भी ये समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी ये जीवित है। दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के साथ साथ जातिगत प्रतिष्ठा को लेकर दलितों को काफ़ी परेशान किया जाता था। मुख्य रूप से ये घटना जो है तो ये पूरे भारत की, लेकिन हम लोग जो दलित पैंथर्स पढ़ रहे हैं वो महाराष्ट्र से पढ़ेंगे, क्योंकि दलित पैंथर जो ये बना है संगठन वो वहीं का है। तो वहाँ पे दलितों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था। वहाँ की जो दलित महिलाएं थी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, जाति के नाम पे उनको परेशान किया जाता था। तो कई तरह के इनके साथ शोषण जैसे कार्य किए जाते थे। तब यहाँ पे क्या होता है कि दलितों पर हो रहे सामाजिक एवं आर्थिक उत्पीड़न को रोक पाने में सरकार द्वारा निर्मित कानून भी बेअसर यहाँ पे हो रहा था। यानी कि जो ये कानून लाया गया था, संविधान में नियम बनाया गया था, वो सभी नियम यहाँ पे असफल साबित हो रहे थे, क्योंकि नियम बनने के बाद भी इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। तब जाकर के महाराष्ट्र में दलित हितों की दावेदारी के लिए 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन बना, जिसे दलित पैंथर्स कहा गया। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर के महाराष्ट्र में युवाओं ने मिल करके वहाँ पे एक संगठन बनाया, जिसका नाम रखा गया दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स ने दलितों को हो रहे अत्याचारों के मुद्दों पर लगातार विरोध आंदोलन चलाया। जो भी उन पे एक तरह से अत्याचार चल रहा था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किए, आंदोलन करना शुरू किए और सरकार के नज़र को अपनी ओर खींचना शुरू किए। तो इस तरह से दलित पैंथर्स अपना आंदोलन शुरू करता है।
दलित पैंथर्स ने जाति प्रथा उन्मूलन, भूमिहीन गरीब किसानों की समस्याओं का निराकरण तथा शहरों के औद्योगिक मजदूरों और दलितों के प्रतिदिन हो रहे शोषण के समाप्ति के लिए आंदोलन किया। तो दलित पैंथर्स का जो आंदोलन था उसमें मुख्य मांगे क्या थी? एक था कि जाति प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन हो, इसको खत्म किया जाए। संविधान में तो नियम है लेकिन अभी भी समाज में चल रहा था तो उसको खत्म करना है। जो भूमिहीन गरीब किसान हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाए, मतलब उसका समाधान ढूंढा जाए। शहर में जो भी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं या जो भी दलित लोग प्रतिदिन वहाँ पे काम करते हैं उनके साथ जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ यहाँ पे नियम कानून बनाया जाए और इन सब चीज़ों को समाप्त किया जाए। यही दलित पैंथर्स के जो लोग हैं जो ये आंदोलन चला था उसका यही मांग था। परिणाम स्वरूप क्या होता है? 1989 में सरकार द्वारा एक कानून के अंतर्गत दलितों पर अत्याचार करने वालों पर कठोर दंड का प्रावधान किया जाता है, यानी कि एक ऐसा नियम बनाया जाता है 1989 में जिसके तहत अब अगर कोई दलितों के साथ अत्याचार करता हो तो उसके साथ कठोर दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा, उनको दंड दिया जाएगा। इस तरह के कानून यहाँ पे फिर से बनाया जाता है, तो एक तरह से एक भी सफल रहता है। तो ये था हमारा दलित पैंथर्स आंदोलन। अब है भारतीय किसान यूनियन, जो कि यहाँ पे एक तरह से मुख्य रूप से किसानों का आंदोलन होगा। हरित क्रांति की नीति के अंतर्गत 1960 के अंतिम वर्षों में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को काफ़ी आर्थिक लाभ हुआ था। अगर हम लोग देखें तो 1960 के दशक में हरित क्रांति आई थी भारत में और इससे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का पश्चिम का जो भाग है वहाँ के किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, वहाँ के उत्पादन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे वृद्धि हुई थी। तो ये काम इनके द्वारा हुआ था, यानी कि आर्थिक लाभ एक तरह से हरित क्रांति का इनको हो रहा था। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के प्रयास हुए, जिसके चलते नकदी फसल जैसे गन्ना और गेहूं के बाजार का संकट का सामना करना पड़ा। हम सभी जानते हैं कि 1991 के टाइम पर यहाँ पे उदारीकरण अपनाया गया है, तो प्रोग्राम तो उसके बारे में योजना तो पहले से ही चल रहा था। तो वो 1980 के अंतिम जो दशक है उसके अंतिम दौर में, यानी कि 1990-91 की जो बात है, तो इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का प्रयास किया गया कि उदारीकरण की नीति लाया जाए। और इस कारण से जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, पंजाब हो गया, यहाँ के किसानों को एक तरह से नुकसान का सामना करना पड़ता। उनका जो नकदी फसल है, गन्ना गेहूँ जैसे जो नकदी फसल है, इनका बाजार संकट में आ जाता, उनको नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। तो ये एक यहाँ पे समस्या बनी हुई थी। तब जाकर के यहाँ पे हो कर रहा था कि गन्ने और गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने के लिए, कृषि से संबंधित उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों की समाप्ति, समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति और किसानों के बकाये कर्ज की माफी एवं पेंशन योजना का प्रावधान। जब इनका देखा गया कि इनके नकदी फसल में नुकसान हो रहा है, नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तब किसानों ने यहाँ पे जो किसान यूनियन है उन्होंने सरकार से कुछ मांग की, सरकार के सामने कुछ अपने मांगों को रखे, जिसमें से पहला मांग क्या था कि गन्ना और गेहूं जो है उसके सरकारी खरीद मूल्य में वृद्धि किया जाए, जो सरकारी मूल्य है उसका उसमें बढ़ोतरी किया जाए, दाम को बढ़ाया जाए, पहला मांग था। दूसरा था कि कृषि संबंधित जो भी उत्पाद है, जो भी उत्पादन हो रहा है, उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने में जो पाबंदी लगाई हुई है, जो रोक लगाई गई है, उसको खत्म किया जाए, ताकि सीधे तरीके से निर्बाध रूप से ये एक राज्य से दूसरे राज्य में आदान प्रदान हो सके, यहाँ पे व्यापार हो सके। उसके बाद तीसरी जो मांग है वो मांग क्या थी कि कम से कम दर पर यहाँ पे गारंटी युक्त बिजली की आपूर्ति की जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की उपलब्ध करवाया जाए। और उसके बाद चौथी मांग थी कि किसान के जो भी बकाया है उसको माफ़ किया जाए, जो भी कर्ज हो गए हैं वो चुकाने में अगर सक्षम नहीं है तो उनके कर्ज को माफ़ किया जाए, और किसानों के लिए पेंशन योजना का भी प्रावधान किया जाए, पेंशन के भी नियम बनाया जाए। ये सब इनकी कुछ मांगे थी। भारतीय किसान यूनियन ने सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए रैली किया, धारणा किया, प्रदर्शन किया, और उसके बाद जेलों भरो अभियान जैसे कई सारे कार्यक्रम यहाँ पे चलाए और सरकार पे दबाव डालने की कोशिश किए, उससे अपनी मांग मंगवाने का प्रयास किए। इन कार्यक्रमों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र के हजारों किसानों ने भाग लेकर भारतीय राजनीति में एक दबाव समूह की भूमिका निभाई, सरकार पर दबाव डालने की कोशिश किया। तब जाकर जनवरी 1980 में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में बिजली की दर में बढ़ोतरी के विरोध में लगभग 20,000 किसानों ने अपनी गतिविधियों से आर्थिक मसलों पर सरकार को घेरने का भी प्रयास किया था। जिस दौरान ये चीज चल रहा था उसी दौरान एक और घटना क्या हो रहा था कि उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में 1980 में ही
बिजली के दर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और किसान जो है वो इस चीज़ से खुश नहीं थे। तो इसके विरोध में वहाँ के लगभग 20,000 किसानों ने सरकार को घेरने का कोशिश किया था, यानी कि एक तरह से सरकार से मांग कर रहे थे कि जो बिजली के दर में बढ़ोतरी की गई है उसको कम किया जाए, इतना किया जाए कि एक आम किसान भी, एक आम व्यक्ति भी उसको चुकाने में सक्षम हो। तो 20,000 किसान इसको लेकर के भी आंदोलन चला रहे थे। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो उदारीकरण की नीति के कारण यहाँ पे किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ा था, उसके कारण भी वहाँ पे आंदोलन चल रहा था। तो इस तरह से आंदोलन यहाँ पे चल रहे थे और सरकार पे दबाव लगातार बनाया जा रहा था। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख महेंद्र सिंह टिकैत एवं इसके राष्ट्रीय समायोजन समिति के संयोजक एम यदुवीर सिंह थे, जिन्होंने यह चेतावनी दी थी कि यदि भारत ने कृषि को विश्व व्यापार संगठन के दायरे से बाहर रखने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाया तो देश को इसके आर्थिक सामाजिक परिणाम भुगतने होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी उसके प्रमुख हैं वे सभी यहाँ पे जो संयोजक है वो दोनों मिल करके यहाँ पे सरकार को एक तरह से घेरने का कोशिश कर रहे थे, उन पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार उनके पक्ष में काम करे और कुछ ऐसी योजना बनाए जिससे कि आम किसान को फायदा हो। तो ये हमारे किसान आंदोलन की घटना थी। तो इस तरह से किसान आंदोलन के भी एक घटना पढ़ना था। उसके बाद है ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश की महिलाओं का आंदोलन था। इस आंदोलन के जरिए महिलाओं ने आस पड़ोस में मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही थी। जो वहाँ पे शराब बिक रहा था उस पर रोक लगाने की ही मांग कर रही थी। आंदोलन की शुरुआत कहाँ होती है? तो आंध्र प्रदेश में। वर्ष 1992 के सितंबर अक्टूबर माह में वहाँ की ग्रामीण महिलाएं शराब के विरुद्ध आंदोलन छेड़कर अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहती थी। तो इस दौरान 1992 के जो वर्ष है उसी के दौरान ये आंदोलन की एक तरह से शुरुआत मानी जाती है। तो और ये किया क्यों जा रहा था कि वहाँ पे शराब बहुत ज़्यादा बिक रहा था और उससे वहाँ के लोग जो है उनको शराब की लत बहुत ज़्यादा लग रही थी, जिससे कि गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो छितिर-बितिर हो रही थी, वो तहस नहस होने के कगार पर थी। तो इसके लिए महिलाओं ने ही ये जिम्मा उठाया, आंदोलन किया और सरकार से मांग करने लगी कि यहाँ पे जो शराब की दुकानें हैं, जो शराब बिक रहा है उसको बंद किया जाए, शराब बिक्री पर रोक लगाई जाए। आंध्र प्रदेश में जो आंध्र प्रदेश है वहाँ के नेल्लौर जिले के एक दूर दराज गांव दुबरघंटा में 1990 के प्रारंभ में महिलाओं के बीच प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम भी चलाया गया। अगर देखा जाए तो ये आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के एक गांव है दुबरघंटा, वहीं से इसकी एक तरह से शुरुआत मानी जाती है। और यहाँ पे एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था जिसका नाम है प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम। तो ये चलाया जा रहा था और इस कार्यक्रम के तरह उस गांव की महिलाएं बड़ी संख्या में पंजीकरण कराकर कक्षाओं में अपने घर के पुरुषों पर देसी शराब, ताड़ी आदि पीने की शिकायतें दर्ज कराती थी, क्योंकि ग्रामीण पुरुषों को शराब की लत लग चुकी थी, जिसके चलते वे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होकर घर गृहस्थी के कामों में सहयोग नहीं करते थे, यानी वो करने में सक्षम नहीं थे। तो यहाँ पे एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उस कार्यक्रम में महिलाओं से उनकी जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी ली जाती थी। तो यहाँ पे गांव की महिलाओं की एक ही यहाँ पे शिकायत होती थी कि गांव में शराब बिकने से, यहाँ पे शराब की ज़्यादा दुकानें होने से, शराब की बिक्री ज़्यादा होने से यहाँ के लोगों में शराब की लत बहुत ज़्यादा लग गई है और शराब की लत इतना ज़्यादा लग गई है कि वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कमज़ोर हो चुके हैं। वो काम करने में सक्षम नहीं है, वो घर के गृहस्थी जो भी काम है उसमें वो सहयोग नहीं कर पाते हैं। इस सबसे अधिक परेशानी महिलाओं को ही हो रही थी। इससे परिवार की अर्थव्यवस्था भी चरमराने लगी थी। तो इसी को लेकर के यहाँ पे उस जिले के अन्य गाँव की महिलाएं ताड़ी बिक्री के विरुद्ध आगे बढ़कर शराब की दुकानों को बंद करने के लिए सरकार पर दबाव डालने लगी थी, यानी कि यहीं से इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। एक तरह से ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वो पूर्णतः यहाँ पे शराब की बंदी को लेकर के आंदोलन था। तो ये लोग आंदोलन शुरू कर देती हैं। इसी जिले की महिलाओं में आई ऐसी जागरूकता की खबर पूरे प्रदेश में तेजी से फैली, जिसके चलते करीब 5,000 गांव की महिलाओं ने ताड़ी विरोधी आंदोलन में भाग लेकर ताड़ी पर प्रतिबंध संबंधी एक प्रस्ताव संबंधित जिले के जिलाधिकारी को भेज दिया। तो ये जैसे ही ये दुबरघंटा गांव से ये कहानी शुरू हुई, धीरे धीरे ये पूरे राज्य में फैलने लगी और 5,000 गाँव की महिलाएं, यहाँ पे गांव ही है 5,000 तो महिलाएं तो और ज़्यादा हो जाएंगी। ये सभी महिलाओं ने मिल करके यहाँ पे
ताड़ी विरोधी, जो भी ताड़ी बिक रहा था उसके विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दी, शराब बिक्री के विरुद्ध आंदोलन की, और सभी लोग एक होकर के यहाँ पे जो जिला अधिकारी है उनके पास एक प्रस्ताव भेजी कि ताड़ी की जो बिक्री है, शराब की जो बिक्री हो रही है उसको बंद कर देना चाहिए, ये बंद हो, इस चीज़ का मांग करती है। और इस प्रकार नेल्लौर जिले का यह आंदोलन पूरे सूबे में, पूरे देश राज्य में फैल जाता है और वहाँ पे इस चीज़ की मांग होने लगती है। तो ये था हमारा ताड़ी आंदोलन। बाद में ताड़ी विरोधी यह आंदोलन महिला आंदोलन का एक हिस्सा बन गया, जिसका नारा था ताड़ी की बिक्री बंद करो। तो इस तरह से आंदोलन फैल रहा है। इस साधारण नारे ने पूरे प्रदेश में सिर्फ महिलाओं के जीवन को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि इसने व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को भी देश के सामने रखकर लोकतांत्रिक सरकार की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और बाद में महिलाओं द्वारा संचालित यह ताड़ी विरोधी आंदोलन कानूनी सुधारों से हटकर सामाजिक टकराव के मुद्दों में भी खुले तौर पर विरोध करने लगा। तो ये जो आंदोलन है शुरू तो हुआ था सिर्फ ताड़ी विरोधी से, यानी कि ताड़ी के बिक्री को बंद करने के लिए, शराब बिक्री को बंद करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ शराब के बंद नहीं किया, बल्कि ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। सरकार पे सवाल उठने लगा कि लोकतांत्रिक सरकार किस तरह से काम कर रही है कि यहाँ पे महिलाओं को इतना शोषण करना पड़ रहा है, उनके साथ इतना मतलब शोषण हो रहा है। तो ये सब समस्याएं वहाँ पे आने लगी थी। और धीरे धीरे ये जो आंदोलन है ये अब सिर्फ ताड़ी से जुड़कर नहीं रहा था, शराब से जुड़कर नहीं रहा था, बल्कि ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दे से भी जुड़ गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे एक सामाजिक टकराव भी शुरू हो गया था कि समाज में महिलाओं को क्या अधिकार है कि उनके साथ इतना शोषण हो रहा है। तो महिलाओं के अधिकार को लेकर के भी यहाँ पे सवाल उठने लगे थे कि उन्हें भी कुछ अधिकार मिलनी चाहिए। तो इस तरह से ये आंदोलन धीरे धीरे व्यापक होते जा रहा था। और इसी कारण से, यही कारण है कि 1990 के दशक के दौरान महिला आंदोलन ने समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बाद कर अपने लिए स्थानीय निकायों में अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराया। तो इसका फायदा ये हुआ कि जब इनके सामाजिक अधिकारों पर सवाल उठने लगा, तो जब हम लोग के देश में पंचायती राज व्यवस्था आया तो उसमें महिलाओं को यहाँ पे आरक्षण देने की बात की गई, उनको आरक्षण दिया गया, उनको भी राजनीति में अधिकार दिया गया था। तो संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों द्वारा स्थानीय राजनीतिक निकायों में उन्हें भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, यानी कि उन्हें भी राजनीति में आने का मौका मिला। तो ऐसे तो ये जो आंदोलन है वो शुरू हुआ ताड़ी को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के, लेकिन एक तरह से ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों रूपों को प्रभावित किया। और महिलाओं को इस आंदोलन के वजह से जो राजनीतिक स्थानीय सरकार है उसमें पार्टिसिपेट करने का, उसमें सरकार में आने का, सरकार के संचालन करने का मौका मिला। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने कृषि क्षेत्र की सरकार द्वारा अनदेखी पर अपना गहरा रोष प्रकट किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो सरकार द्वारा जो कृषि क्षेत्र में रोक टोक की जा रही थी, उसको अनदेखा जो किया जा रहा था, उसी के खिलाफ ये आंदोलन था। हुआ ये था कि 1980 के शुरुआत में मध्य भारत के नर्मदा घाटी के विकास योजना के तहत गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़ा, 135 मंजिला और 300 छोटे बांध बनाने का सरकार द्वारा प्रस्ताव रखा गया था। कहानी ये था कि 1980 के दौरान में गुजरात, महाराष्ट्र और एक है मध्य प्रदेश, यहाँ से नर्मदा नदी गुजरती है, नर्मदा नदी गुजर रही है और इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी थी। और इन सभी नदियों पे 30 बड़े बड़े बांध बनाने थे, 135 मंझले बांध बनाने थे और 300 छोटे छोटे बांध बनाना था। यही सरकार की योजना थी, यही योजना लेकर के आई थी। इस प्रस्तावित बांधों के निर्माण से संबंधित राज्यों के 245 गांवों की डूबने की आशंका बढ़ गई थी। जब बांध बनाने की योजना आया तो इसमें एक समस्या ये आया कि इन तीनों राज्य के लगभग 245 गाँव को डूबने की आशंका थी कि इस बांध बनने से ये 245 गाँव डूब सकते हैं। तो ये समस्या आ गई थी। परिणाम स्वरूप प्रभावित गांवों के करीब 2.5 लाख लोगों ने पुनर्वास का मुद्दा स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उठाकर सरकार के विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर दिया। तो जब ये समस्या आ गई कि 245 गांव डूब जाएंगे, तो उस गांव के जो लोग हैं, वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, वो सरकार के समक्ष मांग रखने लगे कि अगर ये गाँव के डूबने की आशंका है तो हमें कहीं और कोई जगह दी जाए, हमें कहीं और पुनर्वास यानी कि पुनः बसने की व्यवस्था कर दी जाए, उसके बाद ही बांध निर्माण कार्य शुरू किया जाए। तो ये यहाँ पे सवाल रखा गया था। 1988-89 के दौरान विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने स्वयं को नर्मदा आंदोलन के रूप में गठित कर एक बड़े जन संघर्ष का उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी को लेकर के यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ था 88-89 में।
आंदोलन के प्रारंभ में आंदोलनकारियों द्वारा यह मांग की गई थी कि प्रस्तावित परियोजना से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी नागरिकों को समुचित पुनर्वास होना चाहिए। तो मांग क्या थी कि आप बांध बनाइए, उसमें ये लोग को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मांग ये थी कि बांध जैसे ही बनाएंगे तो 245 गांव डूबने वाले हैं, तो जो भी वहाँ पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस बांध से प्रभावित हो रहे हैं उनको पुनर्वास यानी कहीं पे रहने की व्यवस्था कर दी जाए, उनको घर बना के दिया जाए, वहाँ पे वो रह सकें, उसके बाद ही बांध निर्माण में काम शुरू की जाए। तो यही इनकी मांग थी। इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसने लोकतांत्रिक पहलुओं को गांव तक पहुंचाया, क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस बात पर बल दिया कि ऐसी परियोजनाओं की निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी से जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण स्थापित हो सकेगा। इस आंदोलन ने यह भी सवाल उठाया कि लोकतंत्र में कुछ सीमित लोगों के लाभ के लिए अन्य लोगों के नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल उठाया गया था कि लोकतंत्र में किसी एक को फायदा हो रहा है तो उसमें बाकी का नुकसान नहीं होना चाहिए, बल्कि सबका विकास हो, सबका साथ रहे, सबका विकास हो, इस चीज़ पे भी यहाँ पे सवाल उठाया गया था। 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को यदि हम नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलनों की उपलब्धि कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जो ये आंदोलन चला था उसी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि 2003 में सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्वास की नीति लेकर के आया था। तो यहाँ से नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो भी एक सक्सेसफुल यहाँ पे आंदोलन रहा, यानी कि सफलतापूर्वक ये आंदोलन सफल रहा। तो ये एक घटना था नर्मदा बचाओ आंदोलन के। एक है हम लोग का यहाँ पे सूचना के अधिकार का आंदोलन। सूचना के अधिकार की शुरुआत 1990 में राजस्थान के एक अति पिछड़े क्षेत्र जिसका नाम है भीम तहसील में सबसे पहले उठाया गया था। तो सूचना के अधिकार आंदोलन जो है वो भी एक छोटे से जगह शुरू हुआ है। कहाँ पे? तो राजस्थान में। कब? 1990 में। राजस्थान में एक बहुत ही छोटा सा तहसील है जिसका नाम है भीम तहसील, वहीं से इसकी शुरुआत हुई। उसके अंतर्गत ग्रामीणों में प्रशासन से अपने वेतन एवं भुगतान के बिल उपलब्ध कराने को कहा। ग्रामीणों को लग रहा था कि उन्हें दी गई मजदूरी में भारी घपला हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एक तरह से इनके जो भी मजदूरी है वो जो भी वहाँ के लोग काम कर रहे हैं वो हक उनका मार रहे हैं, वो पैसे को अपने पास रख ले रहे हैं, जितनी मजदूरी इनको मिलनी चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। तो ये ऐसा उनको लग रहा था और इसीलिए वो वहाँ के जो भी प्रशासन में काम करने वाले लोग थे उनसे ये मांग किया कि आप अपना वेतन भुगतान का मतलब जानकारी दीजिए हमें। तो यहीं से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। सूचना के अधिकार का आंदोलन जन आंदोलन की सफलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी कहा जा सकता है। इस आंदोलन ने सरकार से एक बड़ी मांग को पूरा कराने में सफलता पाई है। राजस्थान के एक छोटे से गांव से इस संबंध में निकली चिंगारी ने व्यापक रूप धारण करना शुरू कर दिया था। तो हम अभी पढ़े कि ये राजस्थान के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था और आगे चल के ये बहुत बड़ा रूप ले लिया था। 1994 में और उसके बाद 1996 में जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। आंदोलन के दबाव में सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके जनता को पंचायत के दस्तावेजों को प्रभावित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। तो 94-96 में क्या हुआ कि एक जन आयोजन किया गया। सरकार को, जो स्थानीय सरकार है उसको यहाँ पे दबाव में आना पड़ा, जनता के जो भी मांग थी उसको सुनना पड़ा और एक नियम बनाया गया वहाँ पे कि अब से जो भी पंचायत काम करेगी, पंचायत की जो भी दस्तावेज है वो गांव वालों को एक उसका फोटोकॉपी, उसका प्रतिलिपि दिया जाएगा कि कितना पैसा आया, कितना कहाँ पे खर्च हुआ, हर कार्य के बारे में यहाँ पे वहाँ की जनता को जानकारी होगी। तो ये शुरुआत यहाँ पे की गई थी। 1996 में सूचना के अधिकार को लेकर दिल्ली में भी राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। जैसे ये काम हुआ तो एक अच्छा काम था, तो इसको लेकर के दिल्ली में भी बात उठने लगी, वहाँ पे भी राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। ये बात रखी गई कि ये सिर्फ राजस्थान के एक भीम तहसील गांव तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हर किसी पे लागू होना चाहिए, ताकि सरकार क्या काम करे उसके बारे में जनता को पता हो, उनको अधिकार हो कि वो सूचना ले कि सरकार क्या योजनाएं चला रही है। तो 1996 में इसको लेकर के राष्ट्रीय समिति का गठन भी किया गया था। 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नामक एक विधेयक भी पारित हुआ था, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी, त्रुटियों के चलते उसे अमल में नहीं लाया गया। यानी कि सूचना के जो अधिकार है वो उसको अब एक गांव तक नहीं सीमित रखना था, बल्कि पूरे देश में इसको लागू करना था। और इसी को लेकर के 2002 में एक यहाँ पे विधेयक पारित किया गया था, लेकिन इस विधेयक में बहुत सारी
कमी थी और इस वजह से ये पास नहीं हो पाया था। तब जाके फिर 2004 में सूचना के अधिकार संबंधी विधेयक को भारतीय संसद में उपस्थित किया गया। तो जब 2002 में नहीं हुआ तो दोबारा इसे 2004 में पेश किया गया और उसके बाद यहाँ पे संसद में इसको पेश करके अब इसमें कोई कमी नहीं थी तो जून 2005 में राष्ट्रपति के स्वीकृति पाकर अधिनियम का रूप इसे दे दिया गया। यानी कि 2002 में जो आया सूचना अधिकार अधिनियम विधेयक जो आया था तो वो विधेयक वहाँ पे पास नहीं हो पाया क्योंकि उसमें कुछ कमियां थी। 2005 में जा करके पहले 4 में फिर से, जब 2002 में नहीं हुआ तो 2004 में फिर से यहाँ पे उस कानून को, उस विधेयक को लाया गया और जैसे वो विधेयक आया तो फिर 2005 में ये लागू हो गया, राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर दिए और तब से सूचना के अधिकार एक कानून बन गया है। आज हम लोग किसी भी सरकार के ऑफिस में जा कर के और सरकार से हम जानकारी ले सकते हैं कि सरकार की क्या योजनाएं हैं, उसके लिए कितना पैसे आए हैं, कितना कहाँ पे खर्च हुआ है, मतलब उसके हर कार्य के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। तो ये 2005 में आया था। तो इतना ही सब था आज के हमारे इस वीडियो में। जो भी टॉपिक थे उसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पे जो भी जन संघर्ष हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जन संघर्ष सिर्फ भारत में हुआ है, हर देश में होते रहता है। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पे जो जन संघर्ष हुआ है उसके बारे में जानेंगे और उसके साथ हम लोग राजनीतिक दल क्या होता है, उसके क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।